जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, जीव विज्ञान का पोर्शन हम लोग समाप्त कर चुके हैं और भौतिक विज्ञान को हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और आइए आज हम रसायन विज्ञान को भी स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग जनवरी में ही पूरा सिलेबस खत्म कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है। यह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे को, उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। दोस्तों, लोहे को हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि उसका ऊपरी परत क्या हो, अच्छे से ढक जाए और वह नमी से दूर रहे, जिसके कारण उसे में जंग ना लगने पाए। यही कारण है हम लोहे को पेंट कर करके रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। फिर से, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट में विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल Fe+CuSO4। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कराने पर FeSO4 प्लस कॉपर हमारा क्या हो गया, विस्थापित हो गया। फिर से, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छे से लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते रहते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु वह प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते रहते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। फिर से, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन में गलित यानी कि गला देती है, अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर Fe कॉपर, यहाँ पे देखिए कॉपर अलग हो गया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसे स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित हो गया है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2KCOL का होल थ्राइस, इसको टूट करके 2KCl + 3O2 का निर्माण हुआ है, मतलब टूट करके अलग हुआ है दो या दो से अधिक कंपाउंड में, यह क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है। संतुलित, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना चाहिए। फिर से, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों के उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों, समीकरण जो संतुलित होगा उसमें परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी। और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। मतलब कि रासायनिक समीकरण हम क्यों संतुलन करते हैं? क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? या ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मेथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल भी आता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए एग्जाम्पल से दूर मत भागिए, उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। मीथेन मानते हैं कि केमिस्ट्री के एग्जाम्पल जल्दी से भूल जाते हैं, लेकिन फिर क्या करें, एग्जाम तो आपको ही देना है और याद भी आपको ही करना पड़ेगा, तो लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल, CH4 + 2O2 से अभिक्रिया कराने पर CO2 + 2H2O ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बोरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायासाइनेट की अभिक्रिया कराने अभिक्रिया क्या है? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये रहा इसका एग्जाम्पल, अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, या वीडियो को रोक करके अच्छे से लिख करके तब फिर, या तो फिर वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है
तो जल में अविलेय है तो इस अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहते हैं। जिसे अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अपक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है तो जल में अविलेय है। जो क्या है? जल में अविलेय है तो इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण का अपक्रिया कहते हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल, नोट डाउन करते चलिए। Ba2 प्लस SO4 का होल ट्वाइस अपक्रिया BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। नेक्स्ट, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन होता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज चूंकि श्वसन अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है अतः श्वसन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन अपक्रिया भी हमारी क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रकाश अपघटन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? अपघटन अपक्रिया, अपघटन या वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, एग्जाम्पल नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम्पल, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाती हैं। वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक संयुक्त पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। अथवा वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। मतलब दो अपक्रिया का मिलना संयोजन अपक्रिया कहलाता है। यदि एक अपक्रिया का दो भागों में टूटना क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। अतः वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया से बिल्कुल विपरीत होता है। रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि ये सभी क्रियाएं रासायनिक अपक्रिया के कारण से ही संपन्न होती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे कि भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि ये सभी क्रियाएं रासायनिक अपक्रिया के कारण संपन्न होती हैं। नेक्स्ट, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। और ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो वैसे समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। तथा ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान न हो तो असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है?
इसे स्पष्ट कीजिए। अभी देखिए यह क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कशन किया है कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, लेकिन अब यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, क्या हो गया, पहुंच रहे हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की ओर। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे यहाँ पे। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त करता है और अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण से क्या समझते हैं आप? दैनिक जीवन में इसके प्रभावों को देख सकते हैं। क्या आप इसे दैनिक जीवन में अपने प्रभाव में देख सकते हैं? संक्षारण हम जानते हैं, आप जानते हैं या हम जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अपक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। फिर से, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इनकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह प्रक्रिया अन्य धातुओं की परत पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता रहता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रयोग हम लोग दैनिक लाइफ में भी करते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन को उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने को विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। दोस्तों, ये क्या करता है, हमारा बुझा हुआ चूना जैसे ही हम लोग इसको पेंट करते हैं दीवार पर तो कुछ दिन बाद यह सूख कर दीवारों पर एक अच्छी सी चमक ला देता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप एक बात और, ये चैप्टर पूरी तरह से दोस्तों ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उम्मीद करते हैं कि आपको इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन।